गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2025, जिसमें आज हम पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आज हम टॉपिक कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए आप पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह आपसे शेयर की जाती हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की न्यूज़ शेयर की जाती है। आज हम पहला टॉपिक इसमें करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव्स। ये क्यों आया न्यूज़ में, समझते हैं इस बारे में। एक्चुअली क्या हुआ इस बारी, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने मिलकर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट करा कि जो ये वाला साल है, यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 के नाम से जाना जाएगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि 2024 में हमने कौन सा वाला इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट करा है। जैसे हमने 2023 में मिलेट्स का किया था, 2024 का ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने कौन सा इंटरनेशनल ईयर इनाग्रेट करा था उस साल, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस साल जो हम मना रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। समझते हैं क्या होता है कोऑपरेटिव्स, क्या है इस बार की थीम, इससे करना क्या चाह रही है यूनाइटेड नेशंस या गवर्नमेंट, इस बार क्या कहना चाह रही हैं, समझते हैं। IYC यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसको प्रोक्लेम कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस आपका जनरल असेंबली इन 2024 में ही जून में इसको बोला था। इस बार की थीम है इसको लेकर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स को लेकर, IYC को लेकर है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इस बार की ये थीम है। थीम्स को ध्यान से नोट करा कीजिए ताकि आपके एग्जाम में आए या आपको कहीं मेंस आंसर में लिखना पड़े तो आप उसको लिख पाओ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले कि अवेयरनेस रेज करनी है, यानी कोऑपरेटिव्स का रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करके दिखाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी कि हम आज की जनरेशन को तो फीड करेंगे ही, लेकिन उसको इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से फीड करेंगे या उनको हम चीज़ें पहुंचाएंगे कि कल वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो पाए। तो कोऑपरेटिव्स वो एक बहुत बड़ा काम करती हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव्स को बनाने का ये था कि ये ग्रोथ को भी प्रमोट करती हैं। ग्रोथ को कैसे प्रमोट करती हैं ये कोऑपरेटिव सिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, क्योंकि ये सबके साथ मिलजुल के चलता है, कम्युनिटी बेस्ड होता है। क्योंकि देखो इसके आप ना 7 प्रिंसिपल्स को देखो कोऑपरेटिव्स के, ये भी आपको यही रास्ते पे लेके जाएंगे कि ग्रोथ के रास्ते पे ले जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम ना डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल रखते हैं, यानी जो भी कोऑपरेटिव्स के पार्ट होंगे उनको ना डेमोक्रेटिकली वर्क कराया जाएगा। यानी डेमोक्रेसी का मतलब जानते ही हो, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला। फिर यहाँ पर मेंबर्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होगा, तो अल्टीमेटली हमारे SDG गोल्स भी इससे फुलफिल हो रहे हैं। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस भी होती है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, कोऑपरेशन होता है अमंग कोऑपरेटिव्स, कम्युनिटी के कंसर्न को ध्यान से सुना जाता है, कोई भी वॉलंटरी ओपन होती है मेंबरशिप, कोई भी कोऑपरेटिव्स को ज्वाइन भी कर सकता है। इनके इतने खास 7 प्रिंसिपल होने के कारण ही ऐसा करा जाता है कि ये ग्रोथ को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा, इसी से हमारी बहुत सारी लीगल पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कोऑपरेटिव्स की वजह से ही सपोर्ट होती हैं। हमारे लीडरशिप में भी अगर हम देखें, हमारे यूथ को इंगेजमेंट का समय मिलता है और साथ ही साथ हमारी डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव लीडरशिप भी उससे फोस्टर होती है। तो इस बार IVC को जो होस्ट कर रहा है वो है कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब ये वर्ड जो है ये बहुत बार आया, ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं, कोऑपरेटिव्स। क्या है ये कोऑपरेटिव्स? तो कोऑपरेटिव्स का मतलब है एक ऐसा वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसकी नीड्स कॉमन होती है। जैसे मान लो हम एक ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, हमारी सभी की नीड है कि हमें काम करना है क्या, और पैसे कमाने हैं, तो वो भी एक कोऑपरेटिव का फॉर्म है जहाँ, लेकिन ये वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर हमें ना शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स को फुलफिल करवाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये फला फला कोऑपरेटिव्स हैं ये। ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स का मतलब, यानी कि हमें एक बात समझ में आती है कि कोऑपरेटिव जो है वो एक ऐसा वॉलंटरी ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जिसमें कि क्या हो रहा है, जिसमें कि हमारी कॉमन नीड्स फुलफिल होती हैं जब हमारे इकोनॉमिक गोल सारे के सारे शेयर्ड होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कोऑपरेटिव्स के कारण ही बनी। जैसे देखो, जन औषधि केंद्र आपने सुने होंगे, है ना,
इंडिया के अंदर, है ना। ऐसे ही जो आपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुने होंगे, ये सभी जो चीज़ें हैं, या आप ना अमूल का एग्जाम्पल तो सबसे ज़्यादा आता है, हम दूध भी तो अमूल का पीते हैं, दूध अमूल का पीते हैं, तो अमूल भी एक कोऑपरेटिव के कारण ही बना था। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो था बेसिकली, ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के कारण ही अमूल मिल्क जो हम पीते हैं वो है। या आपने इफ़को सुना होगा, या कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में इंडियन कॉफ़ी हाउस सुना होगा। ये सारे के सारे जो हैं हमारे देश के कोऑपरेटिव्स ही होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हमें समझ में आ गया कि कोऑपरेटिव एक ऐसा वॉलंटरी ग्रुप इंडिविजुअल है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कॉमन नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है, सभी उसके लिए मिलते हैं और एक शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसका एम कोऑपरेटिव्स का ये होता है कि मेंबर जितने भी हैं उनको सपोर्ट देना। तो उनका सारा फोकस इस बात पर भी होता है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट को फोकस किया जाए, उसको सेल्फ हेल्प दी जाए, उसको म्यूचुअल एड दिया जाए, कहीं भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो उसको बिल्कुल सुविधा प्रोवाइड की जाए। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि रिसोर्स को भी शेयर किया जाता है। जैसे मेंबर जो होते हैं वो रिसोर्सेज को पूल करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपस में एक दूसरे को बांट के यूज़ किया जाता है। तो हम अब जैसे ना कई बच्चे पूछते हैं कि मैम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, यानी कि जो एसएचजी हैं, कम्स अंडर योर कोऑपरेटिव्स और नॉट। तो आप बताओ कि कम्स अंडर कोऑपरेटिव होंगे या नहीं होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बेसिकली, क्या वो कोऑपरेटिव्स के अंदर आएंगे। तो देखो, दोनों जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे, दोनों ही मनी सेव करती हैं और लोन भी ले सकती हैं बैंक से। लेकिन एसएचजी और कोऑपरेटिव में फ़र्क ये होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादातर पुअर लोग और रूरल एरियाज़ में होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं ना, वो अर्बन एरिया में होती हैं जहाँ वर्कर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स हैं। लेकिन दोनों का काम वही है कि सेव करना मनी को और उसके बेसिस पे फिर लोन लेना। तो यहाँ पर भी ना म्यूचुअल बेनिफिट रिसोर्सेज का होता है। कोऑपरेटिव्स के अंदर भी क्या होता है, आपस में रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाता है, म्यूचुअल यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसी पे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी चली, ग्लोबल राइज हुआ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स का, इस पार्शली ड्यू टू द वर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो 1895 में ईवी नेले थे एंड एडवर्ड ओवन क्रीनिंग थे, ये दोनों ने ना इसको फाउंड करा। किसको फाउंड किया? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को। ये ग्लोबल एनजीओ है। कैसी है? ग्लोबल एनजीओ है जिसमें कि आप ना वर्कर को कोऑपरेट करते हो। तो इस बार की जो दोनों थीम भी इनके पास है, इनकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इसी से इंडिया ने यहाँ पर बनाया सहकर से समृद्धि। ठीक है, कि एक दूसरे को हेल्प करके, सहकर के करके, सपोर्ट करके हम किसी तरह से समृद्धि के विजन पे चल सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव्स में यहाँ पर ये मतलब है। अब भारत के अंदर अगर हम ध्यान देते हैं तो भारत के अंदर कब से कोऑपरेटिव शुरू हुए? तो कोऑपरेटिव स्टार्ट हुए हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 के एक्ट से। करंट अगर हम स्टेटस देखें तो इंडिया में 27% वर्ल्ड के कोऑपरेटिव्स हैं, 20% जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेटिव्स का पार्ट हैं। ग्लोबल एवरेज 12% आप ले लो। जो हमारे टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हाउसिंग है, डेयरी है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है। ये हमारे टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं इंडिया में। समझ रहे हो कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव ज़्यादातर मिलेगा आपको? कौन से सेक्टर्स में? एक हाउसिंग में, एक डेयरी में, एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी में आपको 3 जगह पर कोऑपरेटिव्स देखने को आपको मिलेंगे। अगर हम लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन लीडिंग स्टेट है? तो 50% जो आपका 57% टोटल कोऑपरेटिव्स है, उसमें से 25% इंडिया के कोऑपरेटिव आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ 25% इंडियन कोऑपरेटिव्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुजरात है आपका, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है। क्या इंडिया में कोऑपरेटिव्स को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है? जी बिल्कुल दिया गया है। 97th अमेंडमेंट 2011 में आई, जिसमें कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है। किस बेसिस पे दिया जा रहा है? कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज का सी पार्ट कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे शब्द को ऐड किया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बोला गया कि आर्टिकल 43 जो बी का क्लॉज है उसको इंसर्ट किया जाए। ऐसे ही जो नया पार्ट है वो आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक वो सारा ही कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात भी करता है। तो यानी कि बहुत ही डिटेल तरीके से
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस को डाला गया है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन मेकिंग का सिस्टम जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड वैल्यू पर बेस्ड होता है, यानी जहां मेंबर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। गवर्नेंस का मतलब होता है पार्टिसिपेट करने का, किसी को सुनने का, डिसीजंस लेने का, मेंबर्स को रिवॉर्ड किया जाता है पार्टिसिपेशन। तो कोऑपरेटिव्स बेसिकली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और कोऑपरेटिव गवर्नेंस से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो एक लॉयल रिलेशनशिप में होंगे और वो एक रिजिलियंस, एक कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत आराम से काम भी कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका ये हुआ। अगर हम इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं वो एंट्री 44 और यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, एंड इट इज़ बीन गवर्न बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। ऐसे ही स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं जो कि आपके एंट्री 32 ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। अब यहाँ कह रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, भारत के अंदर कितने तरह की कोऑपरेटिव्स पाई जाती हैं। तो हमारे सामने ये दिया हुआ है चार्ट बहुत ही सुंदर तरीके से। इसमें बोला गया है कि हमारे पास ना कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव में एग्जाम्पल है हमारे केंद्रीय भंडार, हमारा अपना बाजार। यहाँ पर ना आपको कोई मिडिल मैन तो होता नहीं है, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में आपको सामान मिल सकता है। आप कभी अपना बाजार जाइए तो वो सरकार का ही खुला हुआ एक तरह से लगेगा, आपको एकदम गवर्नमेंट जैसा फील आएगा, हाँ वाइब्स आएंगी आपको। और आप वहाँ जाइए, बहुत रिजनेबल में आप दाल चावल या जितने भी सामान होते हैं हमारे घर में यूज़ करने के, कोई डिटर्जेंट्स होते हैं, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, वो सब आपको बहुत सस्ते में मिलेगा यहाँ पर। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव जो होते हैं, और बेसिकली देखो दे आर ऑल एनजीओ बेसिकली ना, तो सपोर्ट ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी ये सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल दे के, टूल्स देकर, इक्विपमेंट देकर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बायनिका है या हरियाणा का हैंडलूम है। तीसरा होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये क्या करती हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं लोन। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, लोन देती हैं बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट में। वहाँ पर भी देखो, आप देख रहे हो आप कितना ही ज़्यादा मतलब दिया जाता है, रिसोर्सेज को बहुत ही इस तरह से पूल करके दिया जाता है कि वो लो इंटरेस्ट रेट में काम हो जाए। दूसरा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी होती हैं जिसमें फार्मर्स को ये अलाउ किया जाता है कि आप लैंड ओनरशिप रिटेन कर लो, रिसोर्सेज पूल करो और बेनिफिट शेयर करो इसके। जैसे मान लो मैंने एक फार्मर को अपना एक लैंड दे दिया, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रही हूँ, लैंड रख ले लो ये, और इस लैंड पर आपने क्या करना है, इसमें सब कुछ उगाना है, सारी सोसाइटी को आसपास बांटना है, और उसको बांटो आप, और उससे अपना चाहे आप रिसोर्सेज को शेयर करो और अपना भी उससे अपना रोज का जो आपका खाना पीना हो वो चला सकते हो उससे। तो वो सब हम कर सकते हैं। एक होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव, यानी कि हम ना अफोर्डेबल हाउसिंग जो गवर्नमेंट करती है कि इंस्टॉलमेंट बेस पर आप पेमेंट दे सकते हो। जैसे हम कोई व्यक्ति है बहुत महंगे महंगे घर नहीं खरीद सकता है, तो आपने इंस्टॉलमेंट बांध दिया कि हर महीने का 20,000 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट देना, और आप ऐसे आपको घर भी बन जाएगा आपका। ऐसे ही मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होते हैं जिसमें फार्मर्स को प्रोड्यूस को प्रॉफिटेबली सेल किया जाता है ताकि मार्केट में उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अमूल हमारा है, जैसे कि गुजरात का कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं कोऑपरेटिव्स के। तो हमें ध्यान रखना है ये 6 टाइप्स कोऑपरेटिव्स के भारत में पाए जाते हैं: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, हाउसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। तो हमें याद रखना है कहाँ कहाँ के सेक्टर्स में इंडिया में कोऑपरेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स, तो आप बताओगे कि ना ये फिनेंशियल एंटिटीज हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पे सेटअप की जाती हैं, रजिस्टर की जाती हैं अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर आती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स अपना प्रायर अप्रूवल लेते हैं सबसे पहले आरबीआई से, ताकि वो इक्विटी शेयर कर पाएँ, प्रेफरेंस स्पेशल शेयर वगैरह इशू कर पाएँ। भारत में टोटल 1400 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं। कितने हैं भारत में टोटल? 1400 कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, जिसमें से हाफ ऑफ विच आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र में आपको ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी जब भी आप इस क्वेश्चन से डील करोगे कोऑपरेशन वाले या कोऑपरेटिव से। अब सिग्निफिकेंस समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो पूरा हम 2025 को डेडिकेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के नाम
नाम से, तो हमें पता तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है वो है स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेजन, यानी कोऑपरेटिव जो है वो नेचुरल एंड प्राइवेट सोशल बॉन्ड को फोस्टर करती हैं, यानी यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे हाउसिंग जो कोऑपरेटिव्स हैं वो रेसिडेंट और अर्बन पॉलिसीज़ के गैप को दूर करती हैं, ताकि ग्रास रूट वाला बंदा भी, जिसके पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, वो भी घर खरीदने का, घर का सपना अपना पूरा कर सके। ऐसे ही सोसाइटीज़ को एम्पावर करने के लिए, चाहे वो इक्वल राइट्स की बात हो, 1 पर्सन 1 वोट की बात हो, या बार्गेनिंग करने की बात हो, पार की कलेक्टिव एक्शन लेने की बात हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात हो, लीडरशिप स्किल डेवलप करने की बात हो, जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे लेजिस्लेचर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट से एसोसिएटेड है ना। ऐसे ही फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, यानी अफोर्डेबल क्रेडिट देना फार्मर्स को, जो मनी लेंडर्स का बहुत ज़्यादा रिलायंस है उसको रिड्यूस करना, रूरल नेटवर्क्स को बूस्ट करना ताकि उनको फिनेंशियल एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ जाए। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी की बात है कि हमें क्या करना है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को सपोर्ट देने के लिए हम लोन देते हैं, तो वो भी कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही हो रहा है। इससे ना उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है, उनमें फेयर कंपटीशन उनको नज़र आता है कि हम भी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, कोऑपरेटिव सबसे बड़ा काम जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कर रही है, अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो इन सभी से हमें ये पता चलता है कि इससे यूनिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, आपस में सहयोग, और ये सारी ही वैल्यूज़ हमारी सोशल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो जो भी सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक जो है बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सबके लिए ही है, क्योंकि आईवीसी जब हम मना ही 2025 को कोऑपरेटिव के नाम से रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कोऑपरेटिव्स भारत में फेस कर रहा है वो भी देखते हैं हम। पहला चैलेंज है गवर्नेंस इश्यूज़, यानी गवर्नेंस इश्यूज़ में क्या कह रहा है कि सरकार की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। भारत में जो भी कोऑपरेटिव्स हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है गवर्नेंस पे इशू, यानी कि सरकार में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, चाहे वो बोरोइंग को लेकर हो, ट्रांजैक्शन को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, बहुत यहाँ पे कलेश रहते हैं। दूसरा, पॉलिटिसाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो पावरफुल लोकल फिगर्स होती हैं वो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता ही नहीं होता है। इंटरनल राइवलरी बहुत रहती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत टेंशन्स होती हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। फिर लिमिटेड रीच एंड इनएफिशिएंसी की बात कह रहा देखो जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में, वो बहुत डेवलप नहीं है। तभी तो आप देख रहे हो खाली महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं आपको। रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, मेंबर्स इतने लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज उसकी वजह से पूरी तरह से ग्रोथ कर ही नहीं पाते हैं, सोसाइटी बहुत छोटी छोटी है इसके लिए। सिंगल पर्पस फोकस रहता है कोऑपरेटिव्स के पास, क्योंकि कोई हॉलिस्टिक अप्रोच तो होती नहीं है कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि लिमिटेड रीच है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे नहीं हो रहे हैं। ऑपरेशनल चैलेंज ये है कि ऑडिट यहाँ रेगुलर है, होते ही नहीं है, या बहुत समय समय के बाद होते हैं। कोऑर्डिनेशन आपस में किसी भी लेवल पर होता ही नहीं है। तो कोऑपरेटिव में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो उस कोऑपरेटिव्स का फ़ायदा ही क्या है। तो ये तीसरा इशू है। चौथा क्राइसिस बता रहा है कि फंक्शनल वीकनेसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। कह रहा फंक्शनल वीकनेसेस कैसे, कह रहा कोऑपरेटिव्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कभी पैसा नहीं होता, कभी मैनेजर्स ठीक से काम नहीं करते, कभी टेक्निकल नो हाउ नहीं होती, तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। फिर वर्कफोर्स की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी बड़ी शॉर्टेज है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, लिमिटेड करियर डेवलपमेंट है जिसकी वजह से लीडरशिप एफिशिएंसी सारी चली जाती है। फेमिलैरिटी डिजिटल टूल से इतनी नहीं है। डेटा ने तो बताया कि 45% जो कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं उन्हीं को खाली डिजिटल टूल्स के बारे में पता है, जो बहुत बड़ा गैप है। लोगों को टेक्नोलॉजी की लिटरेसी नहीं है, वो कहाँ से कुछ करेंगे। तो कह रहा है ऐसा क्या करें फिर, तो कह रहा है कि की इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि इंडिया में, भारत में कोऑपरेटिव स्ट्रेंथन हो।
तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी जितने भी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर आता है ये। नेशनल कोऑपरेटिव जो पॉलिसी है वो बेसिकली ऐसे ड्राफ्ट की गई है ताकि सहकर से समृद्धि विजन कोऑपरेटिव ग्रोथ का फुलफिल हो पाए। ऐसे ही लीगल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा बेटर मैनेजमेंट हो पाए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हमारी अच्छी हो पाए। ऐसे ही इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें आपका वाइट रिवोल्यूशन 2.0 चाहे हमारा आता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में हमने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया है। ये सारी चीज़ें हम हालांकि कर रहे हैं ताकि हमारे भारत में कोऑपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो पाएँ, तो इसीलिए हमने इसमें काम कर रहे हैं। अब भारत में और ऐसी कौन सी मूवमेंट चलाई जाए जिससे कोऑपरेटिव और अच्छा हो, क्योंकि IVC 2025 चल रहा है। तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, यानी हमें वीक सोसाइटीज़ को मर्ज करना होगा। जितनी भी इनएफिशिएंट कोऑपरेटिव्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग वन वालों के साथ मर्ज कर दो ताकि रिसोर्सेज ठीक ढंग से पूल हो पाए और हमारी जितनी भी एफिशिएंसी है वो सही से काम हो पाए। क्योंकि जो बहुत वीक रह गई हैं वो अपने आप में फिनेंस मैनेज नहीं कर पा रही, टेक्निकल चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो उनको बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके साथ जोड़ दिया जाए। फिर ये ना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपर्पज़ सोसाइटी को प्रमोट करें। जितने भी मल्टीपल मेंबर आ रहे हैं, देखो मल्टीपल मेंबर्स की मल्टीपल नीड्स भी होंगी, तो उनको भी बहुत ही बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के साथ चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चाहिए कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स की जैसे उनको ज़रूरत है इन द एरियाज ऑफ देयर कोर बिजनेस, फिनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी इम्प्रूव कर पाए। ऐसे ही जो ना स्ट्रीमलाइन लोन्स की बात होती है, तो इंश्योर करें लोन्स आर यूज प्रोडक्टिवली एंड रीपेड ऑन टाइम पे लोन्स को रीपे भी करा जाए। हम बेटर लिंक्स बनाएं डिफरेंट कोऑपरेटिव बॉडीज़ में ताकि म्यूचुअल सपोर्ट मिल पाए। ऐसे ही हमें ना ट्रेंड पर्सनल्स को रिक्रूट करना होगा और कोशिश करनी होगी कि कोऑपरेटिव प्रोसीजर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें। फिर ऐसे में ही कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो, स्टूडेंट्स को ट्रेन करो, कोऑपरेटिव मेंबर जो भी एस्पायरिंग हैं उनको कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सिखाओ, उनमें स्किल डालो। और सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ना जितने भी इम्पॉर्टेंट डिजिटल टूल्स हैं गवर्नेंस को लेके, बैंकिंग को लेकर, वो सभी मुहैया कराएं और लोगों की वहाँ हम ना ट्रेनिंग करें, स्पेशली लोगों की जो वहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। और ऐसे में ही हमारा एक शब्द आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन का। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम मास अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, हम लोगों तक कैसे पहुँचें, जन आंदोलन करें, प्रमोट करें कोऑपरेटिव्स को थ्रू पब्लिक आउटरीच। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बेहद ज़रूरत है। हम क्या करें, लोगों को एथिकल बिहेवियर सिखाएं। बहुत ही यंग एज से जो कोऑपरेशन में आ रहे हैं उनको वहीं से शुरू कर दें। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की कहीं ज़रूरत पड़ रही है, कोई लीगल रिफॉर्म चाहिए तो वो भी करें। इवन एक बहुत अच्छा काम हुआ था नरसिम्हन कमेटी, ये क्वेश्चन आपका प्री में भी पूछ सकता है कि नरसिम्हन कमेटी किस लिए आई थी, तो याद रखना उन्होंने कोऑपरेटिव्स बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा लीगल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करने को बोला था, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अब देखो, अगर हम ना बहुत अगर डिटेल में जाओगे ना, तो इसमें आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो नरसिम्हन कमेटी ने बहुत आसानी करने के लिए कहा था कि हम ना कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा देश में अपने बढ़ाएं, क्योंकि इससे बहुत हमें फ़ायदा होगा। और अब वो समय आ चुका है जहाँ पर हमें ये करना चाहिए, क्योंकि ना देखो, इन्होंने जो नरसिम्हन कमेटी आई थी, इन्होंने ओवरऑल एस्पेक्ट पे बात करने की कोशिश की थी। ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाया जाएगा, कैसे बेसिकली इस पे काम किया जाएगा, कैसे चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, कैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स ली जाएंगी। तो इस सारा नरसिम्हन कमेटी ने इस पर बात की थी और इस पर स्पेसिफिकली फोकस इन्होंने यहाँ पर किया था कोऑपरेटिव्स को लेके ही। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो कि ये जो कमेटी थी इसने काफ़ी जो डाला है उसको हम इम्प्लीमेंट करने का समय भी आ चुका है। दूसरा, हम ना ट्रांसपेरेंसी की तरफ भी ध्यान दें, यानी जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं
अंडर आरटीआई एक्ट है, आप जानते हो ना, ब्रिंग कोऑपरेटिव्स अंडर आरटीआई एक्ट बहुत ज़रूरी है, जो नहीं भी है उनको लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन देखो सभी का राइट है। 2005 में राइट इसीलिए लाया गया था ताकि सभी कोऑपरेटिव्स इसके अंडर आए। सबसे पहले तो वैसे भी हर चीज़ के लिए हम चाहते हैं ना कि इन्फॉर्म्ड रहे हमारे सिटीजन्स। सीबीआई है, सीवीसी की इंक्वायरी के प्रोविजंस हैं, वो सब जो भी मेल प्रैक्टिसेस सोसाइटी कर रही हैं, एंड बैंक्स हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस, तो वो सब करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सीबीआई और सीवीसी की इंक्वायरी का भी प्रोविज़न यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमें अपने इंटरनल ऑडिट सिस्टम को भी यहाँ पर कह रहा है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी हम रिस्क को कम करेंगे। इसीलिए कह रहा है कि एक नाबार्ड जो बॉडी है ना, ये इसीलिए काम कर रही है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स को डेवलप करती है। ये क्या करती है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को असेस करती है और ये चेक करती है कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड कितने इम्प्रूव हुए हैं। समझ रहे हो? तो ये कोऑपरेटिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव जो गवर्नेंस इंडेक्स है ये कौन लेकर आता है। तो आप बताना कि ये नाबार्ड इसको करता है, और नाबार्ड इसमें चेक करता है कि भाई क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्रोसीजर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स डील कर रहे हैं, और इसका पूरा ध्यान नाबार्ड का होता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर। अब जो ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स है ये इवेलुएट करता है, इम्प्रूव करता है पूरा का पूरा कोऑपरेटिव गवर्नेंस स्टैंडर्ड को, ताकि अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बैंकर्स के लिए, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के लिए, ताकि वो पूरे प्रोसेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे 10 ईयर्स हो चुके हैं नीति आयोग को। जैसे ही 1 जनवरी 2025 का न्यू ईयर शुरू हुआ, उस दिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसी दिन हमारा 10 साल पहले नीति आयोग का गठन किया गया था, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना कि ये भी हमारे लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि जैसे सेलिब्रेट हम इसका 10 ईयर्स कर रहे हैं। किस तरह की बॉडी है नीति आयोग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नीति आयोग एक एडवाइजरी थिंक टैंक बॉडी है हमारी, बहुत तरह के आपने देखा भी है ना, नीति आयोग इंडेक्स भी निकालती है, सभी स्टेट्स का एसडीजी बताती है, कैसे कैसे सब स्वच्छता में कैसे काम कर रहे हैं, है ना, सब निकालती है। थिंक टैंक बॉडी है, यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से आई थी। याद रखना नीति आयोग का जो गठन हुआ, ये सब कुछ हुआ, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये स्टैट्यूटरी है, किसी एक्ट से भी नहीं आई है। याद करो, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर कर आई थी। आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन उससे पहले काम कर रहा था 2015 में, लेकिन फिर ये बनाया गया जब बीजेपी की सरकार आई, एनडीए आई बेसिकली। इसके 2 मैंडेट्स होते हैं, एक तो एसडीजी कंट्री में अडॉप्ट करना। ध्यान रखना नीति आयोग को बनाने का यही है कि जो भी एसडीजी गोल्स कह रहे हैं उसको अडॉप्ट करना और मॉनिटर करना पूरी कंट्री में। इसीलिए वो स्वच्छता भारत के निकालते रहते हैं, हमारे देश में कितने हमने स्कोर किया है हमारे एसडीजी का। कंपटीशन प्रमोट करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, ये सब करते हैं ये। चेयरपर्सन इसका प्राइम मिनिस्टर होता है। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चीफ मिनिस्टर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, वाइस चेयरपर्सन है, फुल टाइम मेंबर में नीति आयोग होते हैं। ये सभी मेंबर्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखना नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्पेशल इन्वाइटीज़ भी हम बुला लेते हैं, कोई एक्सपर्ट फील्ड का हो, कोई रिलेवेंट डोमेन फील्ड का हो, वो भी आ सकते हैं। रीजनल काउंसिल की बात करें तो इसका स्पेसिफाइड टेन्योर है, इश्यूज़ को एड्रेस करना, कोई कॉन्टिंजेंसी है किसी ज़्यादा स्टेट में, उसको ध्यान में रखना, तो ये सब काम करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट ही बेसिकली पीएम द्वारा होता है किसी फिक्स टेन्योर के लिए, और ज़्यादातर वो व्यक्ति सेक्रेटरी होता है, उसी रैंक का बंदा यहाँ पर बुलाया जाता है। इन सभी का देखो बनाने का ना नीति आयोग को बहुत बड़ा कारण ये था, विलेज लेवल पर क्रेडिबल प्लान जाएं, स्पेशल अटेंशन वीकर सेक्शन को दे पाएँ, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में क्या बात है, ये सारी ही बातें इसमें लिखी जाती हैं। अदर फीचर्स में देखो आप, अटैच एंड ऑटोनमस बॉडी है रिसर्च को लेकर, और यही एक ऐसी बॉडी जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटर इवैल्यूएशन, ये सारा काम ये करते हैं। अब हम समझते हैं नीति आयोग की पूरी बॉडी को ध्यान से। नीति आयोग का इनिशिएटिव है, इसमें क्या है समझते हैं। नीति आयोग ना ये सारे इनिशिएटिव लेकर आई है, अटल इनोवेशन मिशन हो, नेशनल डेटा एनालिटिक्स की बात हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो,
वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म हो। रिसेंट रिपोर्ट भी ये निकालती है, चाहे वो साथी रिपोर्ट हो, सेफ एकोमोडेशन हो, पाथवे वाली हो। इंडेक्स तो मैंने आपको बताई है, एसडीजी इंडेक्स पे काम करते हैं, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इन सभी इंडेक्सेस पे नीति आयोग काम करता है। अब हम समझते हैं नीति आयोग की अचीवमेंट। एक 10 साल, भाई एक बहुत बड़ा फेज होता है, समझ रहे हो आप। इस 10 साल के अंदर नीति आयोग ने ऐसे कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी हैं, समझते हैं हम इस बारे में भी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का क्या योगदान है हमारे ये पूरे सिस्टम में। तो ये इन्होंने सबसे पहला काम किया है, इन्हांस करा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। अभी मैंने आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में कई बातें डिस्कस करी, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्हांस करा है। आयोग ने एक ब्रिज की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है सरकार का एक ऐसा सिस्टम जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक साथ काम करती हैं ताकि वो सॉल्व कर पाएँ प्रॉब्लम्स को। इसमें शेयर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी, कोई भी पॉलिसी बनाने में, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये सारा का सारा काम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत होता है। लेकिन अगर इनके बीच में भी कोई गैप आता है तो नीति आयोग उस गैप को फिल करने के लिए बनाया गया है। ये कोलैबोरेट करता है रीजनल प्रायोरिटीज़ को नेशनल गोल्स के साथ। नीति आयोग का टीम इंडिया हब में सभी स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया ताकि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को प्राप्त किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, नीति आयोग द्वारा ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को रन किया गया और यहाँ पर क्विकली इन्होंने 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको उस पर काम करा। और नीति आयोग ने बहुत ही क्लोजली रिस्पेक्टिव लाइन मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर काम करा है और यहाँ फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवाई है। तो यानी देखो नीति आयोग काम तो कर रहा है। तीसरी चीज़ है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यानी एक हेल्दी कंपटीशन स्टेट्स के अमंग भी दे रहे हैं कि स्टेट्स आपस में ये कंपेयर करें कि उनका फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कैसा है, कंपोजिट वाटर इंडेक्स कैसा है, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट डेटा, ये सारे के सारे प्रोग्राम और इंडेक्स लेकर आता है और अपने सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को बता देता है, देखो जी आपकी ये रैंक है, आपको कहाँ काम करना है, कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ पर आपका गेन्स है, कहाँ अचीवमेंट है। ये सारा काम नीति आयोग कर रहा है। उसके बाद गवर्नेंस एंड पॉलिसी एडवाइस में भी बहुत अच्छा काम नीति आयोग से बहुत सहयोग सरकार को मिलता है। थिंक टैंक के रूप में आयोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को तैयार करता है। इनका पूरा जो फोकस होता है, जैसे पहले तो फाइनेंशियल एलोकेशन होता था, अब पॉलिसी एडवाइस, प्लानिंग कमीशन था तो वहाँ फाइनेंशियल एलोकेशन पे बहुत ध्यान देते थे। नीति आयोग का ज़्यादातर ध्यान पॉलिसी एडवाइजरी पे रहता है, यानी एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अप्रोच के साथ चलने की बात की जाती है। सेवरल स्टेट्स को यहाँ पर बोला जाता है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करें ताकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिल जाए। इसी के साथ साथ इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, बड़े बड़े नेशनल डेटा आपके प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें भी नीति आयोग का बहुत ज़्यादा योगदान है। रीजनल लेवल पर, इंटरसेक्टोरल लेवल पर भी नीति आयोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी बहुत सारे काम कर रहा है। उनके लिए चाहे साथी इंडेक्स हो, पोषण अभियान हो, इस पे काम कर रहा है। एसडीजी गोल्स को मॉनिटर करने का भी काम नीति आयोग बाखूबी निभा रहा है। ये तो अभी तक आपने सारी अचीवमेंट पढ़ी, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। नीति आयोग जब भी किसी पॉलिसी इन्फ्लुएंस या इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है तो उसको चैलेंज तो आता है, और वो चैलेंज आता है सबसे पहला पैसे की कमी, बजटरी कंस्ट्रेंट। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, देखो रिसोर्स एलोकेशन में यहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटी की बात है, बहुत जगह पर डेवलपमेंट इनइक्वालिटी, आप जानते हो हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर हर रीजन में बहुत डिस्पैरिटी है, कहीं बहुत रिच है तो कहीं बहुत पुअर है। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की, जो बहुत कन्फ्यूजन करती हैं, कन्फ्यूजन कितना करती हैं कि पॉलिसी बन ही नहीं पाती है। नीति आयोग के पास कोई लीगल स्टेटस तो है नहीं, तो इन्फोर्स कैसे करेगा। फिर नीति आयोग के जो भी एडवाइस होते हैं ना, वो बाइंडिंग रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती हैं, इसी वजह से स्टेट इन्हें बहुत ज़्यादा ना सीरियस नहीं लेते हैं। बात समझ रहे हो आप? तो इसीलिए इनके स्कोर आ भी गए तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि नीति आयोग हालांकि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इंडिया के पॉलिसी लैंडस्केप में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है नीति आयोग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी हो, फोस्टिंग इनोवेशन करना हो, बहुत कर रहा है, लेकिन यहीं पे कंस्ट्रेंट है, सेवरल लिमिटेशंस हैं। टू इन्हांस हिज इम्पैक्ट,
नीति आयोग को थोड़ा और ज़्यादा एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में आने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इनको फिनेंशियल ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, रिसोर्स एलोकेशन की पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, इनकी पॉलिसी मैकेनिज़्म, इनका कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो जाए, इसलिए इनको एक एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब पड़ गई है। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग योर नीति आयोग। नाउ मूव टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी है जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 द्वारा इस्टेब्लिश की गई, और इसका फर्स्ट फाउंडेशन डे जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया गया। क्या है लोकपाल लोकायुक्त समझते हैं, कौन है इसमें, कौन मेंबर्स होते हैं, किस लिए बनाया गया, ये सारी बात मैं आपको इस टॉपिक के दौरान समझाऊंगी। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इस एक्ट ने मैंडेट करा था कि लोकपाल यूनियन लेवल पर होगा और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर होगा। कोई भी करप्शन कोई पब्लिक फंक्शनरी द्वारा किया जाता है उसकी सारी कंप्लेंट इस एक्ट के तहत और इस लेवल पर पहुंचाई जाएंगी। फिर इस एक्ट को 2016 में अमेंड करा गया और सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो थी लोकसभा की, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का गठन करा, और कोई भी अपोजिशन का मेंबर उस समय था नहीं, तो सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट विच डेल्ट विद द प्रोविजन ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, उसको भी अमेंड वगैरह करके इनको ने लेकर आएगा। लोकपाल जो है उसमें होते कौन कौन है, याद रखो एक चेयरपर्सन होता है एंड अप टू 8 मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरपर्सन 8 अदर मेंबर्स एंड 50% जो होने चाहिए वो मेंबर्स क्या होने चाहिए, जुडिशल मेंबर यानी जुडिशल पोस्ट वाले बंदे होने चाहिए। 50% टोटल मेंबर जो हैं वो SC ST OBC वुमेन माइनॉरिटी से होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या एमिनेंट पर्सन, जुडिशल मेंबर्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए। अदर मेंबर्स के लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उनकी एंटी करप्शन, विजिलेंस, बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए। पर्सन जो इनएलिजिबल है टू बिकम मेंबर, अगर वो 45 ईयर्स से कम उम्र के हैं तो उनको नहीं बनाया जाएगा। कोई प्रॉफिट उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा हुआ है, नहीं बनाया जाएगा। कोई पंचायत के मेंबर हैं, MP हैं, कोई डिसमिस हुए हैं किसी सर्विस से, कोई प्रोविजन है, कोई उन पर मॉरल टर्पिट्यूट लगा हुआ है, कोई ऑफेंस में फंसे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाता है लोकपाल या लोकायुक्त का। अब जो मान लो लोकपाल में आ गया, उसका टेन्योर कितना होगा, 5 साल या वो 70 साल की उम्र जो पहले हो जाए। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनकी ध्यान रखना प्रेसिडेंट करते हैं सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं चेयरपर्सन की तरह, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं या जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है जो अपॉइंट किया नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। लोकपाल की जुरिस्डिक्शन क्या है, includes prime minister except on allegation on corruption relating to international relations, atomic energy space, इसको हटा दिया जाए तो लोकपाल के अंडर प्राइम मिनिस्टर चाहे करप्शन करें, मिनिस्टर करें या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करें या ग्रुप ABCD जो भी IAS ऑफिसर्स हैं सब इसके अंडर आते हैं। इनके फंक्शंस और पावर्स क्या हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, कोई मैटर हो ऐसे, कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट सीज करवाने हो, ये सब करते हैं ये। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को मस्ट रिपोर्ट टू द लोकपाल, कोई भी एक्शन वो कंप्लेंट पे लेने वाले हैं। सिविल कोर्ट ऑफ द जो भी हैं पर पर्पज ऑफ कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी हो, ये सब CPC जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसके अंदर भी काम करता है। ऐसे ही लोकायुक्त है जो हर स्टेट के द्वारा किया जाता है और स्ट्रक्चर एलिजिबिलिटी इनका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लोकपाल का समझ गए, वो सेंट्रल लेवल पर होता है, ऐसे ही लोकायुक्त स्टेट लेवल पे काम करता है। अब लोकपाल या लोकायुक्त के ऑफिस में इश्यूज क्या होते हैं ये समझते हैं हम। पहला इशू है प्रोटेक्शन टू द कंप्लेनेंट। तो पहला जो प्रॉब्लम है ना इनके साथ, जो क्राइसिस है वो ये है प्रोटेक्शन टू द कंप्लेनेंट, यानी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 फेल टू प्रोवाइड कंक्रीट इम्यूनिटी टू द विसल ब्लोअर्स। यानी जो प्रोविजन है, इंक्वायरी होगी कंप्लेनेंट के अगेंस्ट इन केसेस जहाँ पे एक्यूज इज फाउंड इनोसेंट, लीड्स टू डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम मेकिंग कंप्लेंट्स। आप कंप्लेनेंट को बचा ही नहीं पा रहे हो, जो कंप्लेंट लेकर व्यक्ति आया है
अगर उसको इतनी प्रॉब्लम होगी तो वो आएगा ही क्यों, सबसे बड़ी बात। फिर प्रोविजन रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द कंप्लेन इन केसेस वेयर द अक्यूज इज फाउंड इनोसेंट, वहाँ पर क्या होगा। फिर इनएडुक्वेट प्रोविजन फॉर अपील, आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है पूरे प्रोसेस को लेकर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो कहाँ से आप सिलेक्शन कमेटी में किसको बिठाओगे और कैसे इंक्वायरी कराओगे। कोई क्राइटेरिया नहीं है एमिनेंट जूरिस्ट को मैनिपुलेट कर सकता है वो पूरा अपॉइंटमेंट ही लोकपाल का। इंक्लूजन ऑफ पीएम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल, एनी इंक्वायरी मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल कंडक्ट के द्वारा हो भी रही है, अदर देन द पार्लियामेंट कुड सिवियरली अंडरमाइन देयर कैपेसिटी टू लीड द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर फिर गवर्नमेंट को कैसे लीड करेंगे। फिर अदर लेक्यूना है सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, डिले है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल से, जुडिशरी हैव बिन केप्ट आउट ऑफ द लोकपाल के परव्यू से, क्लियर कोई प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन पर हम जाएं। कह रहा पीएम्स को ना लोकपाल के परव्यू से बाहर रख लो, कोई भी इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल कंडक्ट के द्वारा करनी भी है अदर देन पार्लियामेंट वुड सिवियरली अंडरमाइन द प्राइम मिनिस्टर कैपेसिटी टू लीड द गवर्नमेंट। इसने सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन में बात रखी थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इस ऑफिस को देनी बहुत ज़रूरी है, साथ में फिनेंशियल ऑटोनॉमी भी देनी ज़रूरी है। आप डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देते हो पावर को मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में तहत, ताकि किसी के हाथ में भी एक्सेसिव पावर ना जाए, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप पावर। इवन आपको पता है 11th ऑल इंडिया लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस जो 2012 में हुई, उसमें कई रिफॉर्म्स के लिए बात की गई थी कि लोकायुक्त नोडल एजेंसी रिसीविंग ऑल तरह की जितनी भी करप्शन की कंप्लेंट आ रही है सब उनके पास जाएं, स्टेट लेवल पे प्रोबिंग हो, ब्यूरोक्रेट्स अगर आ रहे हैं तो उनको भी उसके अंदर देखा जाए भाई क्या कर रहे थे, कोई सर्च करना हो, कोई इनिशिएट करना हो, फिनेंशियल ऑटोनॉमी को बेटर प्रोविजन करने हो, एनजीओ वगैरह को जो भी फंड कर रहे हो वो सारा लोकायुक्त के अंदर आना चाहिए। तो ये बहुत सही कहा गया है, इट इज़ राइटली सेड बाय पब्लिक कम्युनिस्ट एक्टर्स, द मोर करप्ट द स्टेट द मोर लॉस। जितना आपका करप्ट स्टेट होगा लॉज उतने ही ज़्यादा आपके करप्ट हैं। यानी कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कंट्री को अगर हमें बेटर एग्जीक्यूशन पे चलाना है, प्रेजेंट ऑफ लॉज रादर देन क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर लॉज, लॉज पे लॉज मत बनाओ, बेटर एग्जीक्यूशन में प्रेजेंट लॉ को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दो ताकि आप अच्छे से कर पाओ, अच्छे से हैंडल कर पाओ किसी भी स्टेट को। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना 75th ईयर बर्थडे 25 जनवरी एज अ नेशनल वोटर्स डे, आपको पता है हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे बनाया जाता है। 75 ईयर्स हो गए हैं इस बार, ही ध्यान रखना। और की फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इलेक्शन मैनेज करना, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, पार्टी रिकॉग्नाइज करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, ये सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आता है। ईसीआई एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 2011 से ही हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के नाम से मनाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन उसी दिन हुआ था। क्या ईसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर आती है? बिल्कुल। 15th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ईसीआई के अंडर ही आता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, बिल्कुल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, अपॉइंटमेंट है, कंडीशन ऑफ सर्विस है, ये सब इनकी अपॉइंटमेंट का रेगुलेशन, सर्विस कंडीशन, ये सब इसमें लिखा हुआ है। की रोल क्या है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ऑफिसेज हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, सब इसके अंडर आते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट कंसिस्ट अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर अलग हैं। तो कमीशन में यहाँ पर एक ही सीईसी होता है। 1989 के बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा गया, who served until 1 जनवरी 1990। Since 1993 कमीशन परमानेंटली इंक्लूडेड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर आए। अब की प्रोविजन की बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर की, उसको देखते हैं। 2023 के एक्ट ने रिप्लेस कर दिया 1991 एक्ट को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को।
रिफॉर्म किया पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करा, ये सारी चीज़ें। स्पेसिफिकेशन को देखें तो और हम देखते जाएं, क्वालिफिकेशन एक स्पेसिफिकेशन होता है कि सीईसी या इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले आपको क्या करना होता है। आपको सबसे पहले तो एक इक्विवेलेंट पोस्ट होनी चाहिए, सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होने चाहिए आप। सर्च कमेटी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मेंबर होंगे, ठीक है। 5 पैनल होगा, 5 कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर, ये सब होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना, चीफ इलेक्शन कमीशन का टेन्योर 6 ईयर्स 65 ईयर्स होता है, जो सबसे पहले आ जाए। इफ़ ईसी बिकम सीईसी, कंबाइंड टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 6 ईयर से ज़्यादा टेन्योर उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, यहाँ ध्यान रखना। सैलरी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी होती है। रेजिग्नेशन देना है तो आप प्रेसिडेंट को दीजिए। सीईसी कैन बी रिमूव लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। ईसी के लिए वही रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी फॉर रिमूवल। लीगल प्रोटेक्शन में तो यही है, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी एक्ट वर्ड स्पोकन होते हैं इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो उससे प्रोटेक्ट किया जाता है इनको। चैलेंजेस क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? सबसे बड़ा चैलेंज है क्वेश्चनेबल ऑटोनॉमी, यानी जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, सर्टन सिलेक्शन कमेटी है, हैव अ मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो बहुत सारे कंसर्न रेज कर रहे हैं अबाउट देयर इंडिपेंडेंस। फिर रिमूवल होना ईसी का, अनलाइक सीईसी, ईसी कैन बी रिमूव बेस्ड ऑन द सीईसी रिकमेंडेशन। फिर पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट को, ऑल्दो 2023 का एक्ट था उसने रीअपॉइंटमेंट को हटा दिया, प्रोहिबिट करा, लेकिन फर्दर अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्या होगा, उसके बारे में साइलेंट रहा। इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है, ईसी को बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे रिलाई रहना पड़ता है, कोई डेडिकेटेड वर्कफोर्स नहीं है, ऑटोनॉमी जिससे उनकी अफेक्ट होती है। ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, लिमिटेड पावर है ईसी के पास, कोई डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी को करने का कोई हक नहीं है। सीरियस वायलेशन हो तब जाके कुछ मिलेगा। इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट एंट्री करना, इनकरेक्ट डिटेल रखना, मेल प्रैक्टिसेस इश्यूज लाइक वोटर्स को जो ब्राइबरी दी जाती है कि पैसे ले लो वोट दे दो जी फला पार्टी को, बूथ कैप्चरिंग उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सिक्योरिटी का कंसर्न, वोटर की सिक्योरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैंडिडेट की सिक्योरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये की अचीवमेंट भी दिखाई हुई है। काफ़ी सारे देखो इतना बड़े कंट्री में इलेक्शन कराते हैं ये, तो इनकी बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन सोसाइटी के कंसर्न्स अपने इमर्जिंग चैलेंजेस भी हैं। सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन इनके लिए बहुत भारी चैलेंज है। इतनी फेक न्यूज़ को टैकल करना, एआई जनरेटेड डी फेक्स को टैकल करना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो की इनिशिएटिव्स में बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट नहीं करी, चाहे ईवीएम बनाया हो, चाहे स्वीप तैयार करा हो, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन 2009 में लॉन्च हुआ, सी विजिल ऐप है एक, ऐसे ही आपका वीवीपैट है, ऐसे ही आपका बहुत तरह की बॉडीज़ हैं। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है ईसीआई फंक्शनिंग को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले ऑटोनॉमी इंश्योर करना ज़रूरी है, यानी ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट हो। फॉलो द सुप्रीम कोर्ट 2023 रूलिंग, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम बनाओ सीईसी और ईसी की गठन के लिए, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। जजमेंट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ 2023 एक्ट एंड प्रपोज कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आई थी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ईसी, यानी रिमूव करना ईसी को, शुड फॉलो द सेम प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को कराया था, सारी आई थी। नो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देने हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने साफ बोला था ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंडर ही। इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। आपको इलेक्टोरल ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना है, यानी लीगलाइज करो अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। आप मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पायलट करो। एक कैंडिडेट लिमिटेड टू 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी ईसी अलाउ करे कैंडिडेट टू बी ओपन फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, बट अ लिमिट शुड इम्पोज टू कट डाउन एक्सपेंसेस को कम से कम करे, ठीक है। और टैकल करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा इमर्जिंग चैलेंजेस को, चाहे वो आपके हेट स्पीचेस हो, जैसे एआई ऐसा टूल यूज़ करो कि हेट स्पीचेस को वो डिटेक्ट कर दे, डीफेक्स को वो डिटेक्ट कर दे, बोगस वोटिंग को वो डिटेक्ट करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन जैसे आप आधार कार्ड के लिंक करें ना अपने वोटर आईडीज़ को, वो लिंक करें। इलेक्टोरल रोल रिसर्च एंड स्टडी सेंटर्स को इस्टेब्लिश करा जाए। तो ये सारे सिस्टम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसीलिए हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंटरनेट शटडाउन हैं। अब हम समझते हैं इंटरनेट शटडाउन के बारे में, क्या है न्यूज़ में, क्या था ये। देखो, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर, जो कि मेंटेन कौन करता है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इसमें पता चला कि भारत में 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुए 2024 में, जो 8 साल में काफ़ी कम रहे। तो एज पर ट्रैकर रिडक्शन कम्स कंपेयर टू 96, 2023 में 96 थे, तो वो काफ़ी कम हुए।
क्योंकि फ्यूअर इंटरनेट शटडाउन थे, चाहे मणिपुर हो चाहे जम्मू कश्मीर हो। प्रोविजन ऑफ इंटरनेट शटडाउन भारत में क्या है समझते हैं। देखो, सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा 1973 में जो एक्ट था उसने बताया कि अप टू 2017 इंटरनेट शटडाउन प्राइमरली आपका सेक्शन 144 यानी निकालता है, यानी आपका सीआरपीसी यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। सेक्शन 144 में डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है यानी जो डीएम होता है, जो आप कल बनने वाले हैं, उसमें आपको अनलॉफुल गैदरिंग प्रिवेंट करनी हो, कोई व्यक्ति को डायरेक्ट करना हो कि सर्टेन एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, तो सेक्शन 144 के तहत डीएम किसी व्यक्ति को कर सकता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट भी होता है इसके अंडर, जिसमें शटडाउन की बातें लिखी गई हैं, अलाउ करता है फॉर 15 डेज। पब्लिक इमरजेंसी है, कोई पब्लिक सेफ्टी की बात है, सच ऑर्डर्स कैन बी इशूड ओनली बाय होम सेक्रेटरी। 19 आर्टिकल जो 19(2) है यानी फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, उसमें भी सरकार को पूरा होता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगा सकता है जब भी कोई स्टेट के सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर की बात अगर देखने को मिलती है, तो ये काम भी किया जा सकता है। अब देखो, इंटरनेट शटडाउन के कुछ चीज़ें फेवर में है, कुछ इसके नुकसान में भी है। दोनों बातों को हम समझेंगे। जुडिशियल माइलस्टोन इंटरनेट प्रोटेक्शन राइट के लिए फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के में केस था, एक अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में था। यहाँ केरला हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट ऑफ इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज में भी बोला था। अब कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो फेवर में हैं इंटरनेट शटडाउन के, वो समझते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी, यानी एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू कश्मीर है, इंटरनेट शटडाउन्स को एक्सटेंड करा गया मल्टीपल टाइम्स ताकि सेपरेटिस्ट प्रोपोगेंडा को हटाया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल 370 उस समय हटाया गया था, तो बहुत सारे चीज़ें चल रही थी। फिर कम्युनल वायलेंसेस को रोकने के लिए भी 2023 में मणिपुर में रोका गया और शटडाउन हरियाणा में लगाया गया, कम्युनल वायलेंस का बहुत डर था। फिर काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन को करने के लिए भी, हेट स्पीचेस को, फेक न्यूज़ को करने के लिए, दिल्ली राइट्स इस पर में आपको पता है 2020 में हो रहे थे, शटडाउन इम्पोज तब भी किया गया था। मेंटेनेंस की गई थी लॉ एंड आपके ऑर्डर्स को भी लेकर, ताकि आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके एंटी बहुत सारे बिल प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसको रोकने के लिए करा गया। राजस्थान में चीटिंग को रोकने के लिए शटडाउन करना पड़ा, प्रिवेंट करने के लिए जो ऑनलाइन चीटिंग इन राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर सेंटर चलती 2021 में, उसके लिए चलाया गया। अब इनके लिए देखो बहुत ज़रूरी था, हमें नजर आ रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आते हैं शटडाउन के। कहता है कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन करते हो, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा ही गंदा पड़ता है। कह रहा कैसे, कह रहा एज पर एक्सेस नाउ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट से पता चलता है भारत में इसकी वजह से, इंटरनेट शटडाउन करने से 1.9 बिलियन डॉलर्स एंड 118 मिलियन डॉलर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट का असर पड़ता है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में इतना असर पड़ गया, आपके पैसे में सबसे बड़ी दिक्कत आई। 2020 में इकोनॉमी में वैसे ही लॉस था बिकॉज ऑफ योर कोविड एंड ऑल, और आप इसमें वो भी लगा दो तो इससे 10.3 मिलियन लोगों को अफेक्ट हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट होती है इससे बहुत ज़्यादा, 379 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं इंडिया में एक सिंगल डे में इंटरनेट एक्सेस कम करने से, शटडाउन करने से आपकी 379 लोगों की जॉब चली जाती है, उनका इतना लॉस होता है। फिर इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड ह्यूमन राइट, इंटरनेट शटडाउन से वुमेन अपने क्राइम कैसे रिपोर्ट करे, कोई मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, वो कहाँ जाए। फिर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, अल्टीमेटली आप लिमिट कर रहे हो ना डिजिटल फ्रीडम को, फंडामेंटल राइट छीन रहे हो उसका, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो मीडिया और प्रेस की फ्रीडम में। जर्नलिस्ट ने तो इल्ज़ाम लगाया जम्मू एंड कश्मीर में बहुत डिफिकल्टी जब 2019 में हो रही थी, आपने न्यूज़पेपर शट डाउन कर दिए, क्यों किया आपने, आप दबाने की कोशिश कर रहे हो ना, यानी आवाज़ को। फिर डिसरप्शन करना एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का, तो इंटरनेट शटडाउन से ऑनलाइन एजुकेशन पर असर पड़ता है, टेलीमेडिसिन, इमरजेंसी सर्विसेज पर भी बहुत गंदा असर देखने को मिलता है। इसीलिए रिकमेंडेशन दी गई पब्लिक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा कि कम्युनिकेशन एंड आईटी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया अडॉप्ट करना है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक स्टडी एनालाइज करने के लिए कंडक्ट करें इंटरनेट शटडाउन्स के, कि कैसे कैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करनी है। ग्राउंड फॉर सस्पेंशन यानी कोडिफाइंग करना है, डिफाइनिंग पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ताकि सस्पेंशन इंटरनेट सर्विसेज का कम हो। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे चलना है, यानी डीओटी जो है आपका, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिला के चले, जहाँ जिसकी प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका काम जहाँ पर है, वो उसको बहुत तरीके से करें। 3 डोमिनेटिंग आपके मेंबर होने चाहिए रिव्यू कमेटी में, जो रिटायर्ड जज हों, पब्लिक मेंबर्स हों, वो रिव्यू करें पूरी कमेटी को। बैनिंग सर्विसेज जब भी लगाई जाएं
उसमें ये देखा जाए कि कितना इनकन्वीनियंस और कब इन मिस इन्फॉर्मेशन कैसे करनी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, जिस समय इंटरनेट शटडाउन इफेक्टिव है भी या नहीं है, हम पब्लिक सेफ्टी से सही से डील भी कर पा रहे हैं इसकी वजह से कि नहीं। तो इस सारी चीज़ों को रिकमेंड करना उसी हिसाब से बोला गया पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। गाइस शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कल की वीडियो में शॉर्ट्स भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।